पाकिस्तान के रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने बाबर आजम को पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन कह दिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का बेस्ट बैटिंग टैलेंट है, अच्छी और बुरी फॉर्म जो है वो खेल का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बाबर आजम जल्द वापस फॉर्म में आएंगे। अब ये बहुत करारा जवाब दिया जेसन गिलिस्पी ने उन लोगों को जो कि बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर नाजायज तनकीद कर रहे हैं। अब आपने उसको टीम से भी बाहर कर दिया, बाबर को आपने उसको बुरा भला भी कह दिया है। अब वो क्या करें, उसकी जान लेंगे क्या? आपने क्या सपोर्ट नहीं करना है? आप बाबर के अच्छा प्लेयर नहीं है। तो दो तरह के लोग बिल्कुल गलत करते हैं, एक वो फैंस जो बिल्कुल पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं गलत बात में भी, और एक वो लोग जो कि हर वक्त हेट फैलाते हैं। ऐसे दोनों लोगों से बचना चाहिए। सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम कितने जल्द कमबैक करेगा टेस्ट क्रिकेट में और उसकी फॉर्म कैसे वापस आ सकती है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर आजम का नाम अभी जो कायदे आजम ट्रॉफी के स्क्वाड्स उसमें किसी टीम में भी नहीं है। अब आगे आएगा नहीं आएगा, या वो किस टीम से खेलेंगे? उनका शहर तो लाहौर है, इससे पहले सेटअप में वो सेंट्रल पंजाब के लिए खेल चुके हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। लेकिन जेसन गिलिस्पी की अच्छी बात यह है कि अपने टैलेंट को ये बैक करते हैं और उन्होंने बाबर आजम के लिए कहा कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और ये बैड पैच तो आता है सारे प्लेयर में, दुनिया में हर प्लेयर पे आया हुआ है, तो बाबर भी उस फेज से गुजर रहे हैं और वो वापस आ जाएंगे। अब ये अक्सर टीमें अपने प्लेयर को बैक करती है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। विराट कोहली का प्लेयर कहें कि आप कंपेयर करो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया ने उसको 3 साल कैरी किया 2019 से 2022 तक, जिसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन इंडिया शायद इसलिए अफोर्ड कर सकता था क्योंकि उनके पास बाकी टीम में काफी अच्छे प्लेयर थे, तो वो टीम हार नहीं रही थी, जीत रही थी। तो वो इतने में साइलेंटली विराट कोहली को बैट मैच में कैरी करते रहे। लेकिन अब भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में विराट कोहली का जो एक फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल। बीच बीच में रन्स किए लेकिन ओवरऑल फॉर्म नहीं है। केएल राहुल एक ऐसा केस है जिसको इंडिया बहुत सालों से कैरी कर रहा है। कुछ सीरीज में क्लिक करते हैं, उसके बाद बिल्कुल रन्स नहीं करते, लेकिन स्टिल इंडिया इज बैकिंग 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 ओवर द ईयर्स। अभी देखिए इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बुरी तरह से फिर फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए बॉर्डर गवास्कर सीरीज में केएल राहुल का नाम है। अगर मैं इंडिया के कुछ प्लेयर्स की बात करूं तो आपको मोस्टली प्लेयर की एवरेज जो है 30s में नजर आती है। दो ही स्टैंड आउट प्लेयर हैं, जिसमें एक ऋषभ पंत है जिनकी 50+ का एवरेज बनता है पिछले 3-4 साल में, और दूसरे यशस्वी जायसवाल है जिनका एवरेज 50+ है। बाकी इंडिया का लोअर ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन अच्छा, कभी अश्विन ने चिप इन कर लिया, कभी रविंद्र जडेजा ने चिप इन कर लिया, लेकिन जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे शुभमन गिल हैं, तो उनका जो एवरेज इस बीच में रहा है वो 38.54 का है। विराट कोहली का जो एवरेज है पिछले 3 सालों में वो 36.85 है, जिसको आप डिसेंट कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते। रोहित शर्मा का अगर हम एवरेज देखेंगे 2022 से 2024 तक, तो रोहित शर्मा का एवरेज 35.93 है, जो कि ये भी डिसेंट कैटेगरी में आएगा, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है। इसी तरह से इंडिया के जो प्रोमिनेंट बैट्समैन है केएल राहुल एक क्यूरियस केस है। केएल राहुल ने 2021 से 2024 तक 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 23 इनिंग्स में 660 रन बनाए 30 के एवरेज से, जो कि हल्का एवरेज है, और इंडिया बहुत वक्त से केएल राहुल को कैरी कर रहा है। कब तक कैरी करेगा डोंट नो। अब इसी तरह से अगर मैं इंग्लैंड की टीम में जाऊं तो बहुत सारे प्लेयर जो हैं उनका अगर आप एवरेज देखोगे तो बड़ा एवरेज सा प्लेयर लगेगा, जैसे जैक क्रॉली है। अब उसका कोई हमें अंडर 30 अभी भी एवरेज चल रहा है। ऑली पॉप का स्टार्टिंग में 30s में कोई एवरेज होगा, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत ज्यादा टेस्ट खेल गए हैं लेकिन उनका एवरेज अभी भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। ऐसे ही बहुत साल इंग्लैंड ने कैरी किया था जॉनी बेयरस्टो को, और उनका भी करियर कहीं नहीं जा रहा था। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने वो जो एग्रेसिव मोड टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए तो उसमें फिर भी उनके नंबर्स बेहतर हुए। तो टीमें स्टिक करती हैं। हाँ ठीक है, पाकिस्तान टीम घर में हार रही थी क्योंकि बाकी प्लेयर भी आउट ऑफ फॉर्म थे, अकेले बाबर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा था और उनको जो कंटिन्यू किया गया बड़ा प्रेशर हर मैच में। शान मसूद से रेगुलर रन नहीं हो रहे थे, बीच में सऊद शकील की फॉर्म खराब हुई, अब्दुल्ला शफीक की बहुत ज्यादा फॉर्म खराब हो गई, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, और बॉलिंग बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म थी, आउट ऑफ द शॉट्स थी। तो जो टीम इतने मसाइल का शिकार हो तो वहां डेफिनेटली इतना मार्जिन कम हो जाता है चांस देने का। टीम जीत रही हो तो फिर भी कहीं ना कहीं आप लंबा कैरी कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि बाबर बेस्ट टैलेंट है पाकिस्तान का, कोई शक नहीं, लेकिन अभी अपने पोटेंशियल से नीचे गिर चुके हैं, ये भी एक रियलिटी है, हमें समझना है। अब वो कायदे आजम ट्रॉफी तो खेलना जरूरी है। अब बाबर आजम के अपने ऊपर है, बाबर सब मसरूफियत छोड़ के अगर कायदे आजम ट्रॉफी खेलता है तो हम समझेंगे कि बाबर अपने कैरियर को लेकर संजीदा है। लेकिन अगर बाबर नेशनल ड्यूटी को छोड़ के T20 लीग खेलने चला जाए और आपके रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगा
तो फिर ये बात पे गारंटी और छाप लग जाएगी कि ही इज नॉट सीरियस विद हिमसेल्फ एंड नॉट सीरियस विद द टेस्ट क्रिकेट। फिर वो डिजर्व नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में वापस आना। ये क्लियर कट 2 पॉइंट्स। अब ये बाबर के हाथ में है कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे लेते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हेड कोच ने पूरा फेथ दिखाया बाबर आजम के ऊपर।